वंडर मैन के पहले एपिसोड की शुरुआत एक बहुत ही इमोशनल और नॉस्टैल्जिक सीन से होती है, जो हमें सीधा साइमन विलियम्स के बचपन में ले जाता है। सिनेमा हॉल का वो पुराना और जादू भरा माहौल है, जहां अंधेरा होने के बावजूद स्क्रीन की रोशनी चेहरों पर पड़ रही है। छोटा साइमन अपने पिता के साथ बैठा है और उसकी आंखें स्क्रीन पर टिकी हुई हैं, जहां वंडर मैन फिल्म चल रही है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि बाप और बेटे के दरमियान एक गहरा रिश्ता और एक शेयर्ड मेमोरी थी। साइमन की आंखों में उस सुपर हीरो के लिए जो एडमिरेशन और चमक थी, वो साफ दिखा रही थी कि ये पल उसके दिल में हमेशा के लिए बसने वाला है। उस वक्त उसे शायद पता भी नहीं था कि ये फिक्शनल दुनिया आगे चलकर उसकी अपनी हकीकत बनने वाली है। वो मोमेंट बहुत ही मासूम और प्योर था, जहां दुनिया की फिक्र से दूर बस वो, उसके पापा और वो बड़ा पर्दा था। इस खूबसूरत यादें के बाद कहानी सीधा आज के वक्त में आ जाती है, जहां वक्त ने साइमन विलियम्स को एक बड़ा आदमी बना दिया है, लेकिन उसके अंदर का वो पैशन अभी भी जिंदा है, शायद कुछ ज्यादा ही। साइमन अब एक कैरेक्टर एक्टर बन चुका है और इस वक्त वो मशहूर शो अमेरिकन हॉरर स्टोरी के सेट पर काम कर रहा है। सेट पर हलचल है, क्रू इधर उधर भाग रहा है और साइमन अपनी को स्टार फेमस एक्ट्रेस एशली ग्रीन के साथ एक सीन करने की तैयारी कर रहा है। मगर यहाँ साइमन का परफेक्शनिस्ट मिजाज उसके लिए मुसीबत बनने लगता है। वो सिर्फ अपनी लाइंस बोलने के लिए वहाँ नहीं था, वो हर छोटी डिटेल को माइक्रो मैनेज करने की कोशिश कर रहा था। कभी उसे लगता कि लाइटिंग का एंगल सही नहीं है, जो उसके कैरेक्टर के इमोशंस को छुपा रहा है, तो कभी वो प्रॉप्स की प्लेसमेंट पर सवाल उठा देता। उसकी नीयत बुरी नहीं थी, वो बस अपने किरदार को सच्चाई से निभाना चाहता था। लेकिन उसकी ये निट पिकिंग और हर चीज में कमी निकालने की आदत डायरेक्टर लॉरेन के दिमाग पर बोझ बन गई थी। डायरेक्टर लॉरेन, जो पहले से ही शूट के स्ट्रेस में थी, उसका सब्र का बांध टूट जाता है। एक एक्टर का काम एक्टिंग करना होता है, डायरेक्शन देना नहीं, और साइमन अपनी हद पार कर रहा था। लॉरेन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो कास्टिंग एजेंट लिंडा को बुलाती हैं। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है जब लिंडा साइमन के पास आती हैं। साइमन को लगा शायद कोई फीडबैक मिलेगा, लेकिन उसे एक बड़ा झटका लगता है जब लिंडा उसे बताती हैं कि उसका रोल काट दिया गया है। उसे सेट से जाने के लिए कह दिया जाता है। जिस प्रोजेक्ट पर वो इतनी मेहनत कर रहा था, जिसके लिए वो हर डिटेल पर लड़ रहा था, वो पल भर में उससे छीन लिया गया। साइमन के चेहरे पर बेइज्जती और दुख के भाव साफ थे, लेकिन वो चुपचाप वहां से निकल जाता है, अपने टूटे हुए प्राइड को समेटते हुए। बोझिल कदमों के साथ साइमन अपने घर की तरफ रवाना होता है, इस उम्मीद में कि शायद घर पर उसे थोड़ा सुकून मिलेगा। वो उस अपार्टमेंट में पहुंचता है जो वो अपनी गर्लफ्रेंड विवियन के साथ शेयर करता था, लेकिन किस्मत को शायद आज साइमन का इम्तिहान लेना था। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, उसे वहां का नजारा देखकर हैरानी होती है। घर में वो सुकून नहीं था जिसकी उसे तलाश थी, बल्कि वहां पैकिंग बॉक्सेस का ढेर लगा हुआ था। विवियन वहां खड़ी थी और माहौल में एक अजीब सी खामोशी और टेंशन थी। साइमन को समझने में देर नहीं लगी कि विवियन उसके आने से पहले ही वहां से हमेशा के लिए जाने की तैयारी कर रही थी। ये देखकर साइमन का दिल बैठ सा गया। अभी वो अपने करियर के झटके से उबरा भी नहीं था कि उसकी पर्सनल लाइफ भी बिखरने वाली थी। विवियन और साइमन के बीच एक गहरी और तकलीफदेह बातचीत शुरू होती है। विवियन अपने दिल की बात जुबान पर लाती हैं और साइमन को उनके रिश्ते की हकीकत से रूबरू करवाती हैं। वो उसे समझाती हैं कि उनका रिश्ता अब वो नहीं रहा जो पहले था, और अब चीजें वर्क नहीं कर रही हैं। साइमन कोशिश करता है, शायद कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी करता है, लेकिन विवियन का फैसला अटल था। वो वहां से मूव आउट करने का फैसला कर चुकी थी और साइमन के पास उसे रोकने की कोई वजह नहीं बची थी। रिश्ता खत्म हो जाता है और विवियन वहां से चली जाती हैं, साइमन को उस खाली अपार्टमेंट में अकेला छोड़कर। एक ही दिन में साइमन ने अपना काम और अपना प्यार दोनों खो दिया था। कमरे में फैली हुई खामोशी उसके अंदर के शोर को और बढ़ा रही थी। उसकी जिंदगी अचानक से रुक सी गई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो किस दिशा में जाए। उस शाम अपने गम को भुलाने और थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होने के लिए साइमन वही जगह जाता है जो हमेशा से उसका सेफ हेवन रही है, सिनेमा हॉल। वो सोचता है कि शायद कोई फिल्म देखकर उसका मूड ठीक हो जाए। वहां लॉबी में घूमते हुए उसकी नज़र एक ऐसी शख्सियत पर पड़ती है जो कुछ जानी पहचानी लग रही थी। वो ट्रेवर स्लैटरी था, एक जमाने का एक्टर जो अब अपनी पुरानी शोहरत खो चुका था और एक फेल्ड एक्टर का टैग लेकर घूम रहा था। ट्रेवर फोन पर किसी से बड़े जोश में बात कर रहा था, एक बहुत ही पॉपुलर रोल के बारे में जो वो ऑडिशन दे रहा था या जिसके लिए वो ट्राई कर रहा था। साइमन ने उसे पहचान लिया क्योंकि उसने ट्रेवर के पुराने प्रोजेक्ट्स देखे हुए थे।
दोनों के बीच नज़रें मिलती हैं और एक बेसिक सी स्मॉल टॉक शुरू होती है। हालांकि दोनों अजनबी थे, लेकिन एक्टर्स होने के नाते उनके बीच एक अनकही समझ थी। फिल्म खत्म होने के बाद दोनों सिनेमा हॉल के बाहर निकलते हैं और सड़क पर चलते हुए बातें करने लगते हैं। रात की ठंडी हवा और शहर की रोशनी के बीच उनकी कॉन्वर्सेशन थोड़ी गहरी हो जाती है। साइमन ट्रेवर से उस मूवी के बारे में पूछता है जिसके लिए वो ऑडिशन देने की बात कर रहा था। ट्रेवर बड़े उत्साह के साथ बताता है कि दुनिया के जाने माने और लेजेंडरी फिल्म मेकर वॉन कोवैक एक नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और ये कोई मामूली प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि वो क्लासिक सुपर हीरो फिल्म वंडर मैन का रीमेक बना रहे हैं। जैसे ही साइमन के कानों में वंडर मैन का नाम पड़ता है, उसके दिमाग में एक धमाका सा हो जाता है। उसके बचपन की वो यादें, अपने पिता के साथ वो फिल्म देखना, वो एक्साइटमेंट, सब कुछ ताज़ा हो जाता है। उसे महसूस होता है कि ये सिर्फ एक रोल नहीं है, बल्कि ये उसकी किस्मत है। ये वही फिल्म थी जिसने उसे सपने देखना सिखाया था। इस नई उम्मीद के साथ साइमन अगले दिन सुबह सुबह अपनी एजेंट जनेल के ऑफिस पहुंचता है। उसके अंदर एक नया जुनून था। वो जनेल से रिक्वेस्ट करता है कि वो किसी तरह उसे वॉन कोवैक के साथ एक ऑडिशन दिला दे। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये प्रोजेक्ट उसके लिए कितना मायने रखता है, लेकिन जनेल की तरफ से उसे निराशा ही मिलती है। वो साफ तौर पर इनकार कर देती है और कहती है कि ऑडिशंस का वक्त खत्म हो चुका है और अब कोई स्लॉट खाली नहीं है। वो साइमन को साइन अप करने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि अब बहुत देर हो चुकी है। साइमन के लिए ये सुनना किसी सदमे से कम नहीं था, लेकिन इस बार वो हार मानने के मूड में नहीं था। जब जनेल अपने काम खत्म करके ऑफिस से चली जाती हैं, साइमन वहां रुका रहता है। एक बगावत का ख्याल उसके दिमाग में आता है। मौका देखकर साइमन जनेल के कंप्यूटर पर बैठ जाता है। उसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चलती हैं और वो कास्टिंग कॉल वाली ईमेल ढूंढ निकालता है। वहां से उसे कास्टिंग डायरेक्टर रूथ बख्शी का कॉन्टैक्ट मिल जाता है। बिना वक्त गवाए साइमन रूथ के ऑफिस में कॉल लगाता है, लेकिन वो साइमन विलियम्स बनकर बात नहीं करता। वो अपनी एक्टिंग स्किल्स का इस्तेमाल करता है और जनेल का असिस्टेंट होने का ढोंग करता है। बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ वो रूथ की सेक्रेटरी से बात करता है और झूठ बोलकर चालाकी से अपना नाम ऑडिशन लिस्ट में ऐड करवा लेता है। ये एक रिस्की कदम था, लेकिन साइमन के पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा था और पाने के लिए पूरी दुनिया थी। ऑडिशन वाले दिन साइमन स्टूडियो पहुंचता है। वहां का माहौल बहुत इंटेंस था। उसे स्क्रिप्ट थमा दी जाती है और बाकी एक्टर्स के साथ वेट करने के लिए कहा जाता है। वेटिंग रूम में अलग ही टेंशन थी। हर कोई अपने लाइंस रटने में लगा हुआ था। साइमन भी एक कोने में बैठकर अपनी लाइंस रिहर्स करने लगता है। वहां उसकी मुलाकात टॉमस से होती है। टॉमस अभी अभी अपना ऑडिशन देकर बाहर आया था और उसकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि उसने कमाल कर दिया है, एक ऑस्कर वर्दी परफॉर्मेंस। टॉमस की नज़र साइमन पर पड़ती है, जो स्क्रिप्ट को लेकर बहुत परेशान और कंफ्यूज लग रहा था। वो हर चीज को ओवरथिंक कर रहा था, कैरेक्टर के बाल की खाल निकाल रहा था। थॉमस, जो एक मंझा हुआ कलाकार लग रहा था, साइमन के पास आता है और उसे एक बड़ा भाई या मेंटर की तरह समझाता है। वो साइमन की परेशानी को भांप लेता है और कहता है, दोस्त, इतना सोचना बंद करो। वो उसे एडवाइस देता है कि कैरेक्टर की इतनी डिटेल्स में मत जाओ कि एक्टिंग की जान ही निकल जाए। स्क्रिप्ट में जो लिखा है उसे बस पूरे कन्विक्शन और ईमानदारी के साथ बोल दो। वो कहता है कि स्क्रीन पर वो दिखना चाहिए जो तुम महसूस कर रहे हो, ना कि वो जो तुम दिमाग से सोच रहे हो। थॉमस की ये सीधी और सच्ची बात साइमन के दिल में उतर जाती है। उस वक्त साइमन को रियलाइज होता है कि वो एक्टिंग को एक गणित या मैथ की तरह सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, जबकि ये एक जज्बा है। जब साइमन का नाम पुकारा जाता है, वो अंदर जाता है। इस बार वो दिमाग से नहीं, दिल से काम लेता है। वो अपने सारे दुख, अपना ब्रेकअप, अपनी नौकरी जाने का दर्द, सब कुछ उस परफॉर्मेंस में डाल देता है और अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन ऑडिशन देता है। रात को ऑडिशन के बाद का बोझ हल्का करने के लिए साइमन और ट्रेवर एक बार में मिलते हैं। माहौल अब थोड़ा हल्का और सुकून भरा था। दोनों के हाथ में ड्रिंक्स होती हैं और वो जिंदगी और एक्टिंग के बारे में गहरी बातें करते हैं। ट्रेवर अपने तजुर्बे शेयर करता है, बताता है कि कैसे इंडस्ट्री ने उसे ऊंचाइयों पर भी पहुंचाया और कैसे नीचे भी गिराया। वो एक्टिंग के प्रति अपने जुनून के बारे में बात करते हैं कि कैसे ये उनकी रूह की ग़िज़ा है। साइमन को ट्रेवर में एक दोस्त दिखाई देने लगता है, कोई ऐसा जो उसकी दुनिया को समझता हो। काफ़ी देर बात करने के बाद साइमन वहाँ से जाने का फैसला करता है। वो ट्रेवर को गुड बाय कहता है और अपने घर की तरफ निकल पड़ता है, ये सोचते हुए कि शायद आज का दिन उतना बुरा नहीं था जितना सुबह लग रहा था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब साइमन चला जाता है, ट्रेवर वहीं बार में बैठा अपना डिनर कर रहा होता है। अचानक उसका फ़ोन बजता है। ट्रेवर फ़ोन उठाता है और उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। लाइन के दूसरी तरफ कोई ऐसा शख्स था जो साइमन के बारे में कुछ ऐसी बातें जानता था जो अब तक किसी को नहीं पता थी।
वो आदमी ट्रेवर को बताता है कि साइमन कोई आम इंसान नहीं है, उसके पास सुपर पावर्स हैं, ऐसी शक्तियां जो खतरनाक हो सकती हैं। वो आदमी ट्रेवर को इंस्ट्रक्शंस देता है कि साइमन को कंट्रोल करना होगा और उसे कस्टडी में लेना होगा। ये सुनकर ट्रेवर के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है। वो उस आदमी को रीअश्योर करता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, साइमन उसके बिछाए हुए जाल में पूरी तरह फंस चुका है। एपिसोड का अंत एक सस्पेंसिव नोट पर होता है। स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि अनजान साइमन ट्रेवर को एक फ्रेंडली टेक्स्ट मैसेज भेज रहा है, ये सोचते हुए कि उसने एक नया दोस्त बनाया है, जबकि हकीकत में वो एक बड़ी साजिश का शिकार हो चुका है।